आइए दोस्तों, अब जो है हम लेक्चर नंबर 2 की बात करते हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 में आप जो है मेरे साथ ये कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री वाला पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब लेक्चर नंबर 2 में जो है हम रिमेनिंग पार्ट जो फार्मूलाज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और आपका टोटल कॉस्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ये पॉइंट कंप्लीट करके इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। ठीक है जी, चलिए। तो ये पीडीएफ मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता चुका था कि भाई आपको टेलीग्राम पे ये पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ। और टेलीग्राम में आपको जाने के लिए सिंपली मैंने अबाउट सेक्शन में, इसी यूट्यूब चैनल में अबाउट सेक्शन में तो लिंक डाल ही रखी है, वहाँ पे टेलीग्राम ऐसा लिखा होगा, इस पर क्लिक करने से डायरेक्ट ग्रुप में पहुँच जाएंगे। अगर बाई चांस लिंक ओपन नहीं हो रही है तो सिंपली कुछ भी यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है। टेलीग्राम आप अपना ओपन करिए, वहाँ पे सर्च करिए। ठीक है, सर्च करिए मेरा नाम, जो यूट्यूब चैनल का जो भी स्पेलिंग है आप देख लीजिए। यूट्यूब चैनल का जो नाम है वही मैंने ग्रुप का नाम रखा है, कालरिया कैतुल। आप सिंपली सर्च करेंगे, आपके सामने ग्रुप आ जाएगा। ग्रुप का जो फ़ोटो है मैंने यूट्यूब चैनल वाला ही फ़ोटो रखा है। ठीक है, यूट्यूब चैनल वाला ही फ़ोटो रखा है, तो बेसिकली आपको कोई दिक्कत ना हो फाइंड आउट करने में। तो डायरेक्टली आप ग्रुप ज्वाइन करिए और ग्रुप में से पीडीएफ डाउनलोड करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए। तो अब यहाँ पे बात करते हैं फॉर्मूलाज। मैंने आपको कहा था कि आपको पढ़ने के लिए मैंने जो है सेकंड लेक्चर यहाँ पे बना दिया। ठीक है, थोड़ा सा टाइम दिया था ताकि आप ये फॉर्मूलाज याद कर लीजिए और मैं आपको जो है फटाफट से इसका रिमेनिंग पार्ट समझा दूँ। चलिए देखिए, डिफरेंट यहाँ पे पॉइंट है, आपको डिफरेंट पॉइंट याद रखने हैं, फॉर्मूलेस याद रखने हैं। फॉर एग्जांपल रीऑर्डर लेवल पूछा जाता है तो उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैक्सिमम मिनिमम लेवल, स्टॉक लेवल पूछा जाता है तो उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन दी होगी और पूछेगा कि बताइए रीऑर्डर लेवल क्या होगा, बताइए मिनिमम लेवल क्या होगा, बताइए मैक्सिमम लेवल क्या होगा। इस तरीके से पूछा जाएगा, आपको फॉर्मूला पता है, डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। इसके क्वेश्चन बड़े ही आसान होते हैं, इसमें कोई यहाँ पे ज़्यादा आपको जो है दिक्कत वाली बात नहीं होती अगर आपको फॉर्मूला याद है तो। ठीक है, चलिए। तो रीऑर्डर लेवल का है या फिर ऑर्डरिंग लेवल का है या फिर रीऑर्डर पॉइंट का है, तीनों नाम आपके जो है याद रखने हैं। तीनों नाम सेम ही है। ठीक है, फॉर्मूला सेम रहेगा, मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम यूसेज और मैक्सिमम ऑर्डरिंग पीरियड। ठीक है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन होगा कि हम कितना यूसेज ऑन एन एवरेज करते हैं, तो आपको बताया जाएगा कि मिनिमम हम इतना यूसेज करते हैं, मैक्सिमम इतना यूसेज करते हैं। इसके बाद हम अगर ऑर्डर देते हैं अपने सप्लायर को तो डिलीवरी हमें कितने वक्त में मिल जाती है, जिसे हम कहते हैं ऑर्डर पीरियड। ठीक है, रीऑर्डर पीरियड हम कहते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर पीरियड भी आपको मिनिमम मैक्सिमम डेज आपको दे रखे होंगे। ठीक है, मैक्सिमम डेज, तो वो सारी चीज़ें लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम यूसेज और मैक्सिमम ऑर्डरिंग पीरियड। ठीक है, इसे याद रखने के लिए मैं कैसा करता हूँ, ऑर्डरिंग लेवल का पूछा जाता है रीऑर्डर लेवल, तो सिंपली इसका फॉर्मूला है मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम। एक होता है यूसेज, एक होता है रीऑर्डर पीरियड। ठीक है, इसके बाद मिनिमम स्टॉक लेवल, तो आपको सिंपली क्या करना है, रीऑर्डर लेवल जो ऊपर आपने देखा वो रीऑर्डर लेवल, ये आपको लेना है अमाउंट। ठीक है, इसमें से माइनस करना है एवरेज इंटू एवरेज, एवरेज यूसेज, एवरेज रीऑर्डर पीरियड। ठीक है, एक होता है यूसेज, एक होता है रीऑर्डर पीरियड, एक होता है यूसेज, एक होता है रीऑर्डर पीरियड। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे कहा गया मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल में ध्यान रखिए, मिनिमम और मैक्सिमम में यहाँ पे ध्यान रखिए कि मिनिमम में हम सिंपली रीऑर्डर लेवल ही सिर्फ और सिर्फ लेते हैं, ये वाला। मैक्सिमम में रीऑर्डर लेवल तो लेना ही लेना है, ये वाला, प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी लेना है। अब रीऑर्डर क्वांटिटी मैक्स आपको जो है कई बार 50% चांस होते हैं कि आपको जो है क्वेश्चन में ही दिया हो। अगर नहीं दिया होता तो हम इसे जो है EOQ भी कहते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी, जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है। इस फॉर्मूले से आप EOQ निकालिए और वह यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ROQ बोले या फिर EOQ बोले, यहाँ पे दोनों सेम होता है। कई बार ये आपको क्वेश्चन में गिवन होता है तो आपको डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी है, अगर नहीं गिवन है तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, इस दोनों तरीके के क्वेश्चन आपके ऐसे मॉड्यूल में हम देखेंगे, जहाँ पे एक क्वेश्चन में आपको दिया है ऑलरेडी और एक क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन गिवन है EOQ के लिए। ठीक है, फिर आपको EOQ निकालना पड़ेगा और वैल्यू यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। इसमें से माइनस करेंगे मिनिमम इंटू मिनिमम। ध्यान रखिए, मिनिमम स्टॉक लेवल में हम एवरेज इंटू एवरेज करते हैं और मैक्सिमम स्टॉक लेवल में क्या माइनस करते हैं, मिनिमम इंटू मिनिमम माइनस करते हैं। इसके बाद एवरेज स्टॉक लेवल, तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैक्सिमम और मिनिमम, ये दो चीज़ों को आपको ऐड करना है, डिवाइड बाई 2 कर देना है। दोनों को ऐड करना है, डिवाइड बाई 2 कर देना है, आपका एवरेज आ जाएगा। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कई बार जो है क्वेश्चन में आता है। ठीक है, लेकिन आता है तो आपको याद होना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंपल सा यह फॉर्मूला है। एवरेज आपको यहाँ पे पूछा जाता है कि डेंजर स्टॉक लेवल क्या है।
डेंजर स्टॉक लेवल। तो डेंजर स्टॉक लेवल का मतलब होता है आपको इमरजेंसी परचेज के लिए कितना आपका यहाँ पे होना चाहिए स्टॉक। तो आपको यहाँ पे कहा गया है कि इमरजेंसी आपका पीरियड कितना है और एवरेज यूसेज, ठीक है। एवरेज यूसेज क्वेश्चन में गिवन होगा, इमरजेंसी रीऑर्डर पीरियड ये आपको क्लियरली क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। ये ऑर्डर आपका डेंजर स्टॉक लेवल का फॉर्मूला होगा। लेकिन डेंजर स्टॉक लेवल का दूसरा फॉर्मूला भी होता है जो कभी कभार आपको जो है एवरेज यूसेज नहीं गिवन होता है तब हम यूज़ करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला प्रिफरेबल है डेंजर स्टॉक लेवल का, ठीक है। अगर एवरेज यूसेज आपके पास है तब तो यही फॉर्मूला पुट करेंगे आप। लेकिन अगर क्वेश्चन में एवरेज यूसेज नहीं है तब हम मिनिमम यूसेज लेके इनटू करेंगे इमरजेंसी रीऑर्डर पीरियड। तो यहाँ पे सिर्फ दोनों फॉर्मूले में एक ही फ़र्क है, एवरेज यूसेज लेना है, अगर नहीं है तो फिर मिनिमम लेना है, ठीक है। या फिर क्वेश्चन क्लियरली बता रहा है कि भाई मिनिमम लेना है तब मिनिमम लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं ईओक्यू की, इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए ईओक्यू आपको अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि ईओक्यू फिर आपको जो है हम बैच कॉस्टिंग पढ़ेंगे, ठीक है। आपका एक चैप्टर है वहाँ पे भी आपको हेल्पफुल होगा। वहाँ पे भी आप जो है ईओक्यू की तरह एक और ऑर्डरिंग क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे जहाँ पे फॉर्मूला सेम होगा, बस यहाँ पे जो शॉर्ट फॉर्म है वो थोड़े बहुत चेंज हो गए, वो तब मैं वो डिस्कस करूँगा। लेकिन अभी मैं बता दूँ कि ये आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। EOQ इज इक्वल टू आपको यहाँ पे लिखना है 2AOC, इस तरीके से याद रखने का तरीका है। EOQ इज इक्वल टू 2AOC। अब 2AOC को किस तरीके से लिखना है, देखिए EOQ का फॉर्मूला है EOQ इज इक्वल टू इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी इज इक्वल टू आपको यहाँ पे लिखना है 2 इंटू A इंटू O, 2AOC डिवाइड बाई C करना है, ठीक है। 2AOC इस तरीके से याद रखना है, ठीक है। ए का मतलब है एनुअल रिक्वायरमेंट, मतलब कि आप एनुअल कंजम्पशन कितना कर रहे हैं या फिर परचेज कितना कर रहे हैं, ठीक है। ओ का मतलब है ऑर्डरिंग कॉस्ट और सी का मतलब है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट हमेशा आपको जो है मोस्ट ऑफ टाइम 90% चांस होते हैं, 99% मैं कर दूँ, 99% ये परसेंटेज में गिवन होगा कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। कैरिंग कॉस्ट फॉर एग्जांपल 2% दिया हो, फॉर एग्जांपल 3% दिया हो, फॉर एग्जांपल 4% दिया हो, इस तरीके से देगा। तो वो परसेंटेज किस अमाउंट पे कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है देखिए कि परचेज कॉस्ट आपको क्वेश्चन में ही गिवन होगी कि परचेज कॉस्ट कितनी है, परचेज कॉस्ट पे ही ऑलवेज कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट होती है, ठीक है। इस पे भी क्वेश्चन है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो पॉइंट मैंने डिस्कस किए हर एक पे आपका जो है एक पॉइंट का क्वेश्चन बनता है, आपके ICA मॉड्यूल में है। तो ICA मॉड्यूल में हम डिस्कस करते हैं। आइए आप आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे आ जाइए, ठीक है। देखिए यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, सिंपली आपको यहाँ पे पूछा गया है कि कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी, मतलब कि EOQ पूछा गया है, ठीक है। सो EOQ का फॉर्मूला पता है, आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको कंजम्पशन दे रखा है एनम के बेसिस पे, ठीक है। यहाँ पे ये चेक कर लेना पर एनम होना चाहिए, अगर पर मंथ है तो इसे एनम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे कंपलसरी ए की जगह, ए का मतलब ही क्या है कि आपका कंजम्पशन पर एनम बेसिस पे ही होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर एनम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑलरेडी एनम में ही गिवन है, 10,000 kg है। ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है, ऑर्डर कॉस्ट आपका 50 रुपीज़ है। कैरिंग कॉस्ट आपको यहाँ पे दे रखा है कॉस्ट ऑफ, अच्छा कैरिंग कॉस्ट के पहले यहाँ पे दे रखा है कॉस्ट पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब कि परचेज कॉस्ट, ठीक है। रॉ मटेरियल हम परचेज करते हैं उसकी कॉस्ट क्या है, तो इसने कह रखा है 2 रुपये है, 2 रुपीज़। और स्टोरेज कॉस्ट कहे या फिर आप जो है कैरिंग कॉस्ट कहे, ये सब एक ही है, ठीक है। कैरिंग कॉस्ट का मतलब होता है कि हम जो अपनी प्रोडक्ट के लिए जो रॉ मटेरियल है उसे संभालने के लिए जो खर्चे करते हैं, फॉर एग्जांपल उसे कोल्ड स्टोरेज में डालते हैं, फॉर एग्जांपल उसे गोडाउन में डालते हैं, ठीक है, तो उसे स्टोर करके रखते हैं, तो स्टोरेज कॉस्ट भी कहते हैं हम कैरिंग कॉस्ट को, ठीक है। वो कहता है कि 8% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि ये परसेंटेज में गिवन होगा, ये परसेंटेज किस पे कैलकुलेट करना है, ऑलवेज कॉस्ट ऑफ परचेज, ठीक है। आपका जो रॉ मटेरियल का परचेज कॉस्ट है उस पे, मतलब कि 2 रुपये का 8% करना है, ठीक है। 2 रुपये का 8%, 2 इंटू 8%, मतलब कि ये 0.16 आएगा, ठीक है। ये 0.16 आएगा, ओके। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए 2AOC, आप फॉर्मूला पुट करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला पुट करेंगे यहाँ पे 2 इंटू 10,000, ए आपका 10,000 है, वो आपका 50 है, आपको ऑलरेडी पता है, और आपको यहाँ पे 0.16, ठीक है। ये आपकी चीज़ आ जाती है।
तो EOQ आपके पास में है। आपको यहाँ पे पूछा ऑल्सो स्टेट नंबर ऑफ ऑर्डर पूरे साल में कितने दिए जाएंगे। सीधी सी बात है, देखिए EOQ का मतलब है, EOQ आपको क्या दिखाता है, EOQ बताता है कि आपको एक बार में कितना ऑर्डर देना चाहिए। तो देखिए एक बार में EOQ के हिसाब से कहता है 2500 kg का हमें ऑर्डर देना चाहिए। ठीक है, EOQ का मतलब होता है कि वो ऐसा ऑर्डर कैलकुलेट करके देगा जो आप अगर ऑर्डर करते हैं टाइम टू टाइम तो आपको मिनिमम कॉस्ट पड़ेगा। ठीक है, मिनिमम मैं कहूँ खर्चा होगा। ठीक है, EOQ बेस्ट आपका जो है अमाउंट, बेस्ट नंबर ऑफ, आपके यहाँ पे कह सकता हूँ मैं केजी, या फिर आप जो भी आप वेट लेके आए, आपको नंबर ऑफ ऑर्डर इस तरीके से कैलकुलेट करके देता है ताकि आपका खर्चा कम से कम हो। ठीक है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में लेता है, आपकी कैरिंग कॉस्ट क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है, और उसे सबको कैलकुलेट करके फॉर्मूले में पुट करके वो आपको ऐसा अमाउंट देता है। अगर इस तरीके से ऑर्डर देते हैं तो आपका मिनिमम खर्चा होगा। ठीक है, तो ये कहता है कि भाई 2500 एक बार में ऑर्डर करिए। ठीक है, इस तरीके से 2500 इस तरीके से ऑर्डर करिए, EOQ का कहना है। ठीक है, तो इसने कहा EOQ के हिसाब से नंबर ऑफ ऑर्डर पूरे साल में बनेंगे कितने। तो सीधी सी बात है, देखिए हमारी रिक्वायरमेंट है पूरे साल की 10,000। ठीक है, 10,000 kg की। EOQ के हिसाब से कहता है, EOQ के हिसाब से कहा गया है, EOQ के हिसाब से कहा गया है कि हमें 2500 एक बार में ऑर्डर करना चाहिए। 2500 kg एक बार में ऑर्डर करना चाहिए। तो हमें कितने टोटल ऑर्डर करने पड़ेंगे, तो 10,000 डिवाइड बाई 2500, हमें टोटल 4 ऑर्डर करने पड़ेंगे, 4 बार ऑर्डर करना पड़ेगा, तब हमारी पूरी 10,000 की रिक्वायरमेंट ख़त्म होगी। ठीक है, तो ये आपका नंबर ऑफ ऑर्डर आ गया, 4 ऑर्डर आपको पूरे साल में देने होंगे। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके बाद यहाँ पे पूछा जाता है इलुस्ट्रेशन नंबर 5, कहता है कि आपको जो है यहाँ पे कहा गया है, अच्छा इसके लिए मुझे थर्ड पॉइंट भी आपको पढ़ाना पड़ेगा अपने जो नोट्स है। आइए मैं थर्ड पॉइंट भी आपको कवर करवा देता हूँ, इसके बाद इलुस्ट्रेशन सारे देख लेंगे। टोटल कॉस्ट। ठीक है, क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है कि भाई टोटल कॉस्ट निकालिए। तो टोटल कॉस्ट किस तरीके से निकलता है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। देखिए टोटल कॉस्ट का मतलब है कि आपने जो भी परचेज कॉस्ट लगाया है, ठीक है, परचेज आपने जितने में किया है, प्लस आपको करना है ऑर्डर कॉस्ट, जितना भी आपका ऑर्डर कॉस्ट है, प्लस कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, ये तीनों चीज़ का टोटल हम कहते हैं टोटल कॉस्ट है। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, टोटल कॉस्ट में आप जितने में परचेज करते हैं वो परचेज कॉस्ट, प्लस ऑर्डर करने का खर्चा कितना हुआ और कैरिंग करने का खर्चा कितना हुआ, ये तीनों चीज़ों का टोटल करने से हमें टोटल कॉस्ट, ठीक है, टोटल कॉस्ट हमें मिल जाता है। तो क्वेश्चन में कभी भी पूछा जाए कि टोटल कॉस्ट, तो ये तीनों चीज़ों का आपको टोटल कर देना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये चीज़ कैसे मिलेगी। तो देखिए परचेज कॉस्ट का मतलब होता है कि सीधी सी बात है, आपको क्वेश्चन में परचेज प्राइस पर यूनिट गिवन होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ₹2 पर यूनिट हमें खर्चा करना पड़ता है। रॉ मटेरियल अगर आपको परचेज करना है तो ₹2 पर यूनिट हमें मिलेगा। ठीक है, और हमें देखा कि हमारी जो एनुअल रिक्वायरमेंट है वो 10,000 यूनिट्स की है। ठीक है, 10,000 यूनिट्स की, तो सीधी सी बात हम इसे इंटू कर देंगे तो हमारी परचेज कॉस्ट मिल जाएगी 10,000 इंटू 2, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा आंसर 20,000 रुपीज़। ठीक है, तो ये चीज़ आपके सामने आ जाती है। ठीक है, ये परचेज कॉस्ट आ गई। इसके बाद आपको सेकंड टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट फाइंड आउट करना है। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब होता है कि आप पूरे साल में कितने ऑर्डर देने वाले, नंबर ऑफ ऑर्डर, इनटू करना है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, नंबर ऑफ ऑर्डर आपको क्वेश्चन के हिसाब से निकाल लेना है। ठीक है, हम एक क्वेश्चन देखेंगे और आपको सिंपली थर्ड निकालना है टोटल कैरिंग कॉस्ट, जहाँ पे आपको लेना है EOQ का एवरेज, मतलब कि EOQ जितना भी है डिवाइड बाई 2 करना है और इनटू करना है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ठीक है, अब आइए ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। आपको यहाँ पे कोई भी आपका दूसरा ऑप्शन नहीं है, ये फॉर्मूले कंपलसरी आपको याद होने चाहिए, तभी काम बनेगा। ठीक है, फॉर्मूले आपको एज इट इज़ याद रखने पड़ेंगे, इससे कोई यहाँ पे छुटकारा नहीं है। ठीक है, तभी आप क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 5 है ये, देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 5 ये आपको यहाँ पे गिवन है। फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ। आपको सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया है कि कंप्यूट EOQ का फॉर्मूला बताए, तो ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर पाएंगे। EOQ का फॉर्मूला है 2AOC। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम चीज़ें निकालना शुरू करते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है। ठीक है, यहाँ पे आपको कहा गया एनुअल डिमांड। अब यहाँ पे तो जो है ए का मतलब क्या था, जल्दी से बताइए। ए का मतलब क्या था, ए का मतलब था एनुअल रिक्वायरमेंट।
ठीक है, एनुअल रिक्वायरमेंट का है या फिर हम कह सकते हैं एनुअल परचेज, ठीक है, ये 2 वर्ड था। अब यहाँ पे तो एनुअल डिमांड कहा है, ठीक है। अब देखिएगा रिक्वायरमेंट और डिमांड में बहुत बड़ा फ़र्क है। हो सकता है कि जितनी मार्केट में डिमांड है उस तरीके से हमारी रिक्वायरमेंट ना हो। फॉर एग्जांपल हमारी जो है यहाँ पे अभी मार्केट में डिमांड हमारे प्रोडक्ट की है 100 यूनिट्स, ठीक है, लेकिन हम रॉ मटेरियल के हिसाब से जो है जो रिक्वायरमेंट हमारी, मतलब कि हम जो यूनिट प्रोड्यूस करना चाहते हैं वो मान लीजिए 200 यूनिट्स करना चाहते हैं, तो हो सकता है डिमांड और हमारा रिक्वायरमेंट अलग हो, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या लेना है, रिक्वायरमेंट, मतलब कि डिमांड नहीं लेना है, ठीक है, डिमांड हमें नहीं लेना है, इसे कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो इसे हम जो है यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, ये चीज़ हमें नहीं लेनी है, ठीक है। तो ये मैंने कैंसिल कर दिया, ये आपको नहीं लेना, ये डिमांड थोड़ी ना हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट है, कैंसिल कर दिया। इसके बाद कहता है यूनिट प्राइस आपका 2 रुपीज़ है, ऑर्डर कॉस्ट आपका 16 है, ठीक है। यूनिट प्राइस आपको गिवन है, यूनिट प्राइस का मतलब है कि आपको जो यूनिट प्राइस मतलब कि आपको जो यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट के लिए जो परसेंटेज होता है या आप कह सकते हैं परचेज कॉस्ट, ठीक है, जो आप कैरिंग कॉस्ट जिस अमाउंट पे निकालते हैं ये वाला परचेज कॉस्ट, यूनिट कॉस्ट, आप जो भी नाम दे, ठीक है, परचेज कॉस्ट है। इसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब ओ, ठीक है, 2AOC हमारा जो फॉर्मूला है ये वाला, इसमें ओ मिल चुका है हमें, ठीक है। इसके बाद आपको कहता है स्टोरेज रेट, इंटरेस्ट रेट, ऑब्सोलेंस रेट, ये तीनों चीज़ें आपकी जो है क्या है, सी, ठीक है। अब जब भी क्वेश्चन में आपको डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज गिवन हो ना, तो सबसे पहले एक काम करना, ये तीनों परसेंटेज का टोटल कर देना, मतलब कि 2 + 12 + 6, तो ये आ जाता है 20%। तो इस तरीके से लिख देना 20% है, ये क्या है, सी, ठीक है, तो ये है सी, ओके। अब यहाँ पे मुझे दिक्कत ये है कि फॉर्मूले के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो आप देखिए ये फॉर्मूला है, ठीक है, 2 × यहाँ पे A × O / C, ठीक है। अब ये फॉर्मूले में अगर वैल्यू पुट करता हूँ मैं, तो यहाँ पे 2 × A अभी नहीं मिला, इसके बाद O की मैं A के लिए जगह छोड़ दी, O हमें मिला है, हाँ जी 16 रुपीज़ है, तो यहाँ पे 16 / C हमें मिल चुका है 20%। 20% किसका होता है, ऑलवेज परचेज कॉस्ट का। परचेज कॉस्ट कितना है, 20 रुपीज़, तो 20 रुपीज़ का 20%, तो ये है 4, तो यहाँ पे पुट कर। अब दिक्कत वाली बात ये है कि EOQ मैं तब तक नहीं निकाल सकता जब तक मुझे A नहीं पता हो, ठीक है। A मुझे पता नहीं है, अगर A पता चल जाए तो EOQ निकल जाएगा। अब दिक्कत ये है कि यहाँ पे तो क्वेश्चन ख़त्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे तो दूसरा क्वेश्चन शुरू हो रहा है, मतलब कि आपको जो EOQ का जो पार्ट पूछा था वो तो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे एनुअल रिक्वायरमेंट तो गिवन नहीं है। तो अब बड़े ध्यान से देखिए, जब क्वेश्चन में आपको एनुअल रिक्वायरमेंट नहीं गिवन होती, तब आपको जो है एनुअल डिमांड क्वेश्चन में अगर गिवन है तो वही आपको यहाँ पे ए मानना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा कि यही ए है, ठीक है। एनुअल रिक्वायरमेंट गिवन है तब तो हमारे लिए ये कोई रेलिवेंट नहीं रखता डिमांड, क्योंकि डिमांड हमें लेना ही नहीं होता। लेकिन यहाँ पे हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि ये एनुअल डिमांड ही एनुअल रिक्वायरमेंट है, मतलब कि जितनी मार्केट में डिमांड है हमारी भी इतनी ही रिक्वायरमेंट है। 5000 यूनिट को हम ए मानेंगे, काम ख़त्म, ठीक है, इस तरीके से। तो 2 × 5000 × 16 / 4, और ये आपका अंडर रूट। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाता है 200 यूनिट्स, ठीक है। यहाँ पे यूनिट्स की बात करी गई, यहाँ पे कई बार केजी लिखता है, तो यहाँ पे हम केजी लिखना है, ठीक है। जो भी चीज़ें यहाँ पे गिवन है, यूनिट्स है तो यूनिट्स, केजी है तो केजी, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपका EOQ ये चीज़ क्लियर। इसके बाद यहाँ पे आपको सेकंड क्वेश्चन पूछा गया कि डिटरमाइन टोटल कॉस्ट। तो अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट हमारा जो मटेरियल का हमारा नोट्स के हिसाब से थर्ड पॉइंट टोटल कॉस्ट पूछा गया है इस बार, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकलता है, टोटल कॉस्ट में हमें क्या करना होता है, टोटल कॉस्ट कैसे निकलता है, यहाँ पे अच्छा यहाँ पे गिवन है, देखिए परचेज प्राइस आपको लेनी है, ऑर्डरिंग कॉस्ट और प्लस कैरिंग कॉस्ट, ये तीनों चीज़ों का टोटल करने से हमें टोटल कॉस्ट मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है कि इफ़ न्यू प्राइस आपको जो है कहता है 12.80 है, मतलब कि ये सारी चीज़ें सेम है, बस ये जो प्राइस है, मतलब प्राइस का मतलब है यूनिट प्राइस आपका है, परचेज कॉस्ट का है, ये 20 की जगह कर देना चाहता है 12.80, ठीक है। तो हमें यहाँ पे बताइए कि टोटल कॉस्ट क्या होगा। तो सबसे पहले परचेज प्राइस देखिए, परचेज प्राइस का मतलब क्या था, परचेज प्राइस इंटू आपका जो पर यूनिट है, परचेज प्राइस पर यूनिट इंटू क्या करना था, इंटू नंबर ऑफ़ यूनिट। नंबर ऑफ़ यूनिट तो हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट 5000 है, तो 5000 इंटू परचेज प्राइस कितनी होगी,
परचेज प्राइस पर यूनिट कितनी होगी, तो इसने ऑलरेडी बताया कि 12.80, पहले 20 थी लेकिन इसने स्पेसिफिक क्वेश्चन डाल के कहा कि आपकी न्यू प्राइस कितनी होगी, अब 12.80, न्यू प्राइस आपकी 12.80 होगी। ठीक है, तो आपका अब यहाँ पे क्या लेना है, 12.80। तो आइए मैं यहाँ पे परचेज प्राइस लिख लेता हूँ। सबसे पहले परचेज प्राइस 5000 इंटू 12.80 आपका 64,000। क्लियर। इसके बाद हम निकालेंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट और तीसरा निकालेंगे कैरिंग कॉस्ट। सबसे पहले ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू हम कहते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट। तो नंबर ऑफ ऑर्डर पूरे साल में कितने देंगे, तो नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने के लिए तो हमें यहाँ पे EOQ निकालना पड़ेगा। क्यों EOQ निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखिए एनुअल रिक्वायरमेंट 5000 है, 5000 यूनिट हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक बार में कितना ऑर्डर करते हैं इसे डिवाइड करेंगे तभी तो हम नंबर ऑफ ऑर्डर निकाल पाएंगे। अब एक बार में ऑर्डर कितना करेंगे उसके लिए तो EOQ हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं किया उन्हें, तो EOQ निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे EOQ निकाला है, देखिए 2 इंटू A इंटू O डिवाइड बाई C चेंज हो जाएगा, C इस बार चेंज होगा, क्यों, क्योंकि ये प्राइस आपकी चेंज हो चुकी है, 12.80 हो चुकी है। ठीक है, तो ये प्राइस आपकी जो है चेंज हो चुकी है, आप यहाँ पे देखिए 12.80। ठीक है, तो यहाँ पे 20% इसका करेंगे तो आपका आ जाएगा 2.58 और यहाँ पे आपकी यूनिट्स आ जाएंगे 250। ठीक है, 250 आपकी यूनिट्स आ जाएंगे। ओके जी, तो ये 250। अब यहाँ पे सिंपली 250 हमें एक बार में ऑर्डर करना चाहिए, ऐसा किसका कहना है, EOQ का। तो यहाँ पे 5000 की रिक्वायरमेंट है, एक बार में 250, तो हमें टोटल ऑर्डर कितने देने पड़ेंगे, 20 ऑर्डर्स, 20 ऑर्डर्स। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्डर 20 देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे सिंपली नंबर ऑफ ऑर्डर तो मिल चुके हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में ही गिवन था 16 रुपीज़। ठीक है, न्यू क्वेश्चन में कुछ भी इसका चेंज नहीं है तो 16 ही लेंगे, 20 इंटू 16 आपके पास में 320। ठीक है, इसके बाद कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था, कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला था EOQ डिवाइड बाई 2, मतलब कि EOQ का एवरेज लेना था। EOQ कितना निकल के आया, अभी अभी निकाला 250, तो 250 डिवाइड बाई 2 करना है, ये लीजिए, और इनटू करना है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, मतलब कि ये 20%। लेकिन 20% किसका करना है, 20% हमें करना है, 20% हमें करना है यहाँ पे परचेज प्राइस का। परचेज प्राइस इस बार बदल चुकी है और हमने यहाँ पे कहा कि परचेज प्राइस के हिसाब से ये आ रहा है कैरिंग कॉस्ट 2.56। ठीक है, तो इंटू 2.56 करेंगे, आपके सामने 320 आंसर। एक बात मैं बता दूँ, EOQ में ऑलवेज ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों इक्वल ही आती है। ठीक है, तो ये चीज़ ऑलवेज ध्यान रखिए, अगर आपका इक्वल नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है EOQ में। ठीक है, EOQ के हिसाब से अगर ये चीज़ है, मतलब कि यहाँ पे EOQ के हिसाब से ऑर्डर ले लें, ठीक है, EOQ के हिसाब से ही यहाँ पे चीज़ें ले रही, तो फिर आपका ऑलवेज ये चीज़ आपकी सेम होगी। ठीक है, 320 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो ये टोटल कॉस्ट था। इसके बाद यहाँ पे आपके सामने फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ये तो बड़ा ही सिंपल सा आपको इलस्ट्रेशन डाला गया है, ये आप खुद भी कर सकते हैं। आपको सिंपली फॉर्मूला पता होना चाहिए। सबसे पहले पूछा है रीऑर्डर लेवल, तो हमें पता है मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम करना है। अब यहाँ पे 2 यूनिट के लिए इन्फॉर्मेशन है तो दोनों के लिए निकालेंगे, कंपोनेंट A कंपोनेंट B डिफरेंट तरीके से। ठीक है, सेपरेटली यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। याद रहे मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम फॉर्मूला है मैक्सिमम यूसेज और मैक्सिमम लीड टाइम। तो कंपोनेंट A के लिए अगर कैलकुलेशन करें तो मैक्सिमम लीड टाइम जो है 6 है और यहाँ पे 75 इंटू 6 करेंगे। B के लिए अगर निकाल रहे हैं तो मैक्सिमम यूसेज तो सेम ही है 75, आपका मैक्सिमम लीड टाइम 4 है, तो 75 इंटू 4 आपका यहाँ से आंसर। मिनिमम में याद रखिए रीऑर्डर लेवल करना है, इसमें से माइनस करना है आपका एवरेज इंटू एवरेज। ठीक है, तो एवरेज का है या फिर नॉर्मल, दोनों वर्ड एक ही होता है। ठीक है, अगर आपको ये नहीं भी गिवन है तो भी निकाल सकते हैं। मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाई 2 करें तो भी आपको एवरेज मिल जाता है। 75 प्लस 25 डिवाइड बाई 2 करें तो आपको आंसर मिल जाता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तो ये नहीं भी गिवन है तो भी आप निकाल सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने इस तरीके से आंसर है। यहाँ पे डायरेक्टली आपको वैल्यू पुट करनी है अगर आपको फॉर्मूला पता है तो। ठीक है, बस फॉर्मूला पता होना ज़रूरी है। इसके बाद इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या था, इस क्वेश्चन में आपको इंपॉर्टेंट था कि यहाँ पे अगर देखें इस क्वेश्चन में तो आपको यहाँ पे रीऑर्डर क्वांटिटी डायरेक्टली गिवन थी, जो मैक्सिमम लेवल के टाइम आप यूज़ करते हैं। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या था, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे याद करवाया था कि भाई अगर ये डायरेक्टली गिवन है
तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं गिवन है तो सिंपली आपको EOQ निकालना पड़ेगा। ROQ का मतलब EOQ होता है एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखिए रीऑर्डर क्वांटिटी ऑलरेडी गिवन है, तो फिर यहाँ पे वैसे ही पुट करेंगे आप। मैक्सिमम लेवल में देखिए डायरेक्टली पुट किया होगा, देखिए यहाँ पे 300 यूनिट्स और यहाँ पे बी में 500 यूनिट्स यहाँ पे देखिए, ठीक है। लेकिन इलस्ट्रेशन 7 में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, यहाँ पे आपको जो है रीऑर्डर क्वांटिटी डायरेक्टली नहीं गिवन है, उसके लिए EOQ के लिए निकालने के लिए इन्फॉर्मेशन गिवन है। यहाँ पे देखिए कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर परचेज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है सिंपली EOQ के लिए इन्फॉर्मेशन गिवन है कि भाई ऑर्डर कॉस्ट जो है आपकी 20 रुपीज़ है, तो इसे हम कहेंगे O। इसके बाद कहता है नंबर ऑफ़ यूनिट जो है परचेज हम कर रहे हैं टोटल पूरे साल में, ठीक है, परचेज़ करें, या फिर हम कहते हैं भाई एनुअल रिक्वायरमेंट या फिर एनुअल परचेज़ आपकी कितनी है 5000 यूनिट्स, ठीक है। तो ये आपको एक गिवन है। इसके बाद आपको परचेज़ प्राइस गिवन है। परचेज़ प्राइस आपको कहा है इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है, 50 रुपीज़। तो ये परचेज़ प्राइस है, ये सिंपली कैरिंग कॉस्ट निकालने में हेल्प करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एनुअल कॉस्ट ऑफ स्टोरेज यहाँ पे डायरेक्टली परसेंटेज में नहीं है, डायरेक्टली 5 रुपीज़ गिवन है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, सी आपको गिवन है, ठीक है जी। तो यहाँ पे चीज़ें आपको डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन है, तो सिंपली आपको EOQ निकाल सकते हैं, लेकिन EOQ की ज़रूरत पड़ेगी तब निकालेंगे। सबसे पहले कहा है कि रीऑर्डर लेवल, तो रीऑर्डर लेवल का मतलब होता है मैक्सिमम यूसेज इंटू मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम यूसेज कितना है, ये रहा मैक्सिमम यूसेज, मैक्सिमम लीड टाइम है आपके पास, और यूसेज आपका है तो यहाँ पे अच्छा 20 यूनिट्स आपका यूसेज ही यहाँ पे है, कंजप्शन का यूसेज का है 20 यूनिट्स है, और लीड टाइम कितना है मैक्सिमम 15, ठीक है। तो 20 इंटू 15 कर देंगे यहाँ पे आंसर। इसके बाद आपको सेकंड पूछा मैक्सिमम लेवल में ध्यान रखिए कि आपको रीऑर्डर लेवल तो लेना ही लेना है, इसमें प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी लेना है, ठीक है। इसमें से माइनस करना है क्या, मिनिमम इंटू मिनिमम, ये याद रखने का तरीका है। एक मिनिमम यूसेज वाला, एक मिनिमम लीड टाइम वाला। रीऑर्डर लेवल तो अभी निकाल चुके हैं 300 यूनिट्स। इसमें ऐड करना है रीऑर्डर क्वांटिटी, जो डायरेक्टली तो नहीं गिवन है, तो हम EOQ निकाल लेंगे। हमें तीनों चीज़ें पता है, EAOC, तो सिंपली EOQ निकाल लेंगे, देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, 200 यूनिट्स। ओके, तो 200 यूनिट्स यहाँ पे पुट कर देंगे ROQ की जगह, ठीक है, और फिर मिनिमम इंटू मिनिमम वैल्यू पुट कर देंगे, काम ख़त्म, ठीक है। यहाँ पे देखिए मिनिमम आपको डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो आप सिंपली निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए एवरेज आपको दे रखा है और मैक्सिमम। अब मैक्सिमम एवरेज कैसे निकलता है, एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब होता है मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाई 2, ठीक है। मिनिमम आपको निकालना है, ठीक है जी, मैक्सिमम आपका 20 है, ओके, डिवाइड बाई 2, मिनिमम हमें निकालना है, ओके, और एवरेज आपको पता है सी, हाँ 15, तो 15, ये 2 इस तरफ जाएगा, 30, 20 इस तरफ आ जाएगा, तो मिनिमम का आंसर आ जाएगा, मिनिमम मतलब कि आपका 10 यूनिट्स, काम ख़त्म, ठीक है। मिनिमम 10 यूनिट्स आपको मिल चुका है, काम ख़त्म। यहाँ पे देखिए 10 यूनिट्स, और ये 5 डेज़ आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, मिनिमम आपका डेज़ कितने हैं 5, ठीक है। डेंजर स्टॉक में मैंने कहा था ऑलवेज आपको जो है इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली गिवन होता है। एवरेज यूसेज आपको लेना है, एवरेज यूसेज आपके पास में है 15 यूनिट्स, तो यहाँ पे देखिए 15 यूनिट्स, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे इनटू इमरजेंसी परचेज आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होती है, आपको सिंपली फाइंड आउट करना होता है। ये रहा इमरजेंसी परचेज 4 डेज़, ठीक है, तो इंटू 4 करना है, काम ख़त्म, क्लियर। ये डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन होती है, ओके जी। इसके बाद यहाँ पे एक मुझे यहाँ पे क्वेश्चन करवाना था जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ये वाला, ठीक है। इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाता हूँ। अभी तक आप जो है जितना करवाए एक बार देख लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करिए, ठीक है। ये आपका लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है, और इसके बाद जो लेक्चर मैं डालूँगा वो लेक्चर नंबर 2A रहेगा, ठीक है। लेक्चर नंबर 3 नहीं, 2A रहेगा, ठीक है। मतलब कि मटेरियल कॉस्ट का यही आपका पार्ट है, ये वीडियो जो चल रहा है अभी लेक्चर नंबर 2, इसी का ही ये पार्ट है 2A, इसलिए मैं इसे लेक्चर नंबर 3 नहीं कहूँगा, लेक्चर नंबर 2A, जिसमें हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और प्लस यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट और एक क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन, जो हमारा नेक्स्ट इलस्ट्रेशन बन रहा था, कहाँ चला गया, ये वाला, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आ चुका है एग्ज़ाम में, ठीक है।
हाँ बस यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन गिवन है, एग्जाम में इसमें से 2-3 पॉइंट निकाल के आपको डायरेक्टली पूछते हैं, बस इतना फ़र्क है। लेकिन ये पूरे का पूरा क्वेश्चन कर लिया तो एग्जाम में इस पर कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको पता है, ठीक है, आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम जरूर देखेंगे, इसके बाद भी 2-3 और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये देखेंगे। लेकिन ये जो मैंने लास्ट में ऐड किया है ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है इसका मतलब ये नहीं कि ये हार्ड है, बस इसमें एक ही पॉइंट ध्यान रखना है जो मुझे यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताना था, इसी के लिए मैंने आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन लिया है। बेसिकली इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको हार्ड लगे, बस एक पॉइंट मुझे क्लियर करना था, इसलिए मैंने ये पॉइंट ले लिया है। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो रहेगा लेक्चर नंबर 2A, ठीक है जी। हाँ चलिए, तो ये अभी तक का आप जो है कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद लेक्चर नंबर 2A में आइए।